Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology professor for grade 10, and today we are going to discuss another respiratory disorder, that is pneumonia. So let's go to the glassboard. So dear students, how are you? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं the next topic, that is pneumonia. So dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम respiratory disorders के वाले से बात कर रहे थे, तो आज का जो most important topic है, that is pneumonia. So dear students, pneumonia के बारे में आपने सुना तो होगा. ये ऐसा respiratory disorder है which is related to lungs. ये basically it is derived from a Greek word. It's a Greek word that is pneumon, which means lungs. So लंग्स से यानी न्यूमोन का मतलब लंग्स है, तो निमोनिया का मतलब हुआ कि ऐसी डिजीज जो कि लंग्स से रिलेटेड है. अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें, so we can define it as it is the infection of lungs. Simple, very simple definition. It is the infection of lungs. So dear students, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक कर रही है, हमने इससे पहले इन्फ्लेमेशंस पढ़ी थी, लाइक ब्रोंकाइटिस, जैसे कि एस्थमा के अंदर हमने इन्फ्लेमेशंस पढ़ी थी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की. यहाँ पर हम वर्ड पढ़ रहे हैं इन्फेक्शन. तो पहले थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देता चलूँ कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या फ़र्क होता है बेटा. तो इन्फ्लेमेशन तो आपको समझ आ गया. सो डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने लगे हैं. इन्फेक्शन मीन्स द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब लिविंग टिश्यूज़ के अंदर या सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करें या वो डिवाइड करें, तो इसको कहा जाता है इन्फेक्शन. जबकि इन्फ्लेमेशन हमने कहा था दैट इज स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, रेडनेस, सो दैट वाज इन्फ्लेमेशन. तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है. क्लियर? तो ये इसमें वाज़ेह फ़र्क याद रखना डियर स्टूडेंट्स. सो इन्फेक्शन इज ड्यू टू यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब आते हैं, एक छोटा सा और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे बुक के अंदर शामिल है, दैट इज डबल निमोनिया. So dear students, if the infection is of both lungs, अगर दोनों लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो उसे कहा जाता है डबल निमोनिया. So we can write it as if the infection of both lungs occur, this is termed as or called as double pneumonia. So dear students, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, differentiate between pneumonia and double pneumonia. So pneumonia is just the infection of one lung, while if it affects both of the lungs, चूँकि हमारे अंदर पेयर ऑफ लंग्स मौजूद है, हमारी थोरैक्स के अंदर, हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, अगर दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाएं, सो दिस इज टर्म्ड एज डबल निमोनिया. अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके कॉजेटिव एजेंट्स की तरफ. सो यूजुअली जो निमोनिया है, इसकी 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है, 3 इसकी कॉजेस हैं, लेकिन उसमें जो मेजर कॉज है, द मेजर कॉज ऑफ निमोनिया इज अ बैक्टीरियम called Streptococcus pneumoniae.
एज इट इज द साइंटिफिक नेम, सो हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। क्लियर? आपने पढ़ा था बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर के रूल्स में कि जब भी हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, सो इट मस्ट बी अंडरलाइंड। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। तो एक बैक्टीरियम है बेटा, दैट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ बैक्टीरियम विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसका नाम ही इसी वजह से रखा गया क्योंकि इट कॉजेज निमोनिया। इसमें इफ यू लुक एट स्ट्रेप्ट, स्ट्रेप्ट मीन्स चेन and coccus is for spherical bacteria. So dear students, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको समझाने के लिए, ये ऐसे स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। So dear students, they are in the form of chains. इस वजह से इनको स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जाता है। और इसका कॉजेटिव एजेंट, मेजर कॉजेटिव एजेंट, MCQs के एतबार से भी याद रखना है, दैट इज द मेजर कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इज, that is Streptococcus pneumoniae. Number 1. So number 2, there might be some viruses like influenza virus, जो वायरस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, यानी फ्लू, और ये इस तरह के जो सर्दियों के अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, ये उसी तरह का एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस। सो इट मे ऑल्सो कॉज द निमोनिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, देयर माइट बी सम फंजाई। द थर्ड कॉज इज फंजाई। यूजुअली जो फंगस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, दैट इज Aspergillus. So this is a fungus which may infect our lungs and it causes pneumonia. Now we are going to discuss the basic mechanism कि ये होता कैसे है निमोनिया, ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये आखिर लंग्स के अंदर जाकर ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। So dear students, if we talk about the mechanism of infection, बहुत आसान, बहुत सादा सी बात कि हम बात करेंगे इनमें से किसी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म gets entry into respiratory system through the nose. So nose के जरिए ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में भी हम सांस के जरिए इसको इनहेल कर सकते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से भी इसको इनहेल कर सकते हैं। सो एज इट इज इनहेल्ड, इट ट्रेवल्स डाउन टू द एयर पैसेजवे फ्रॉम नोज टू फेरिंक्स, देन ग्लॉटिस, देन लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एंड एल्वेओलर डक्ट्स। लेकिन यहाँ पर ये कहीं पे भी स्टे नहीं करेगा। तो स्टे कहाँ पर जाकर करना है? इट स्टेज इन द एल्वेलाई, इट स्टेज इन द एल्वेलाई। यहाँ पर आकर ये स्टे करेगा, इट गेट सेटल्स ओवर हेयर। सो ये नोज से होता हुआ इट रीचेज द एल्वेलाई एंड सेटल्स ओवर हेयर। आफ्टर रीचिंग द एल्वेलाई, ये यहाँ पर आकर सेटल हो जाता है। इन these sacs। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि यही सैक्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द गैशियस एक्सचेंज। तो गैशियस एक्सचेंज तो इन्हीं से होनी है क्योंकि इसी के बाहर यहाँ पर मौजूद है देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर ब्लड आ रहा है और उसी के जरिए डियर स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन एल्वेलाई के जरिए अंदर ब्लड वेसल्स में शामिल हो रही है इनटू द ब्लड, और यहाँ से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शामिल हो जाती है इनटू द एल्वेलाई, और यहाँ से हम उसको एक्सहेल कर देते हैं इन द एक्सपायर्ड एयर। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर सेटलिंग ओवर हेयर it starts dividing and multiplying.
डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन इसको आम तौर पर इसका एक ही मानी लिया जाता है और वो है इंक्रीज इन नंबर। तो हम अगर डिवाइड कह रहे हैं, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा है या हम कहते हैं वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि दैट इज इंक्रीजिंग इन नंबर। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स। क्लियर? सो ये आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई करेगा, जब ये डिवाइड करेगा, तो इट विल कॉज इन्फेक्शन, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द लंग टिश्यू। ये इसको अंदर से ब्रेक करना शुरू कर देगा एल्वोलाई को। और यहाँ पर शुरू में एक फ्लूइड बनेगा, सिंपल फ्लूइड, एंड आफ्टर सम टाइम दिस फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू पस। This fluid turns into pus. So dear students, I hope you know what is pus, as you learned in the grade 9. कि pus, it is basically a material, a semi-liquid material which contains dead pathogens and dead white blood cells. तो जैसे इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ। हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उसको मारने के लिए वहाँ पर पहुँचा। तो इसी फाइट के दौरान कुछ ये बैक्टीरिया मारे जाएंगे या जो वायरस है वो मारा जाएगा, और उसी दौरान कुछ हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी मारे जाएंगे। तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पर एक वाइटिश ग्रीनिश वाइट कलर का एक लिक्विड बनेगा, उससे हम कहते हैं पस। अब ये पस अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो ये क्या कर रही है, एज यू कैन सी, जैसे जैसे पस का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है एल्वोलाई के अंदर, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया था गैशियस एक्सचेंज के लिए, जो कि नॉर्मली इतना था, अब वो कम रहता चला जा रहा है। तो जब सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज कम रह जाएगा, सो इट विल कॉज द प्रॉब्लम्स। सो बेटा, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका मैकेनिज्म समझाया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा, एंड आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म travels down and down and down through the air passageway. It settles nowhere in the air passageway, और ultimately ये settle होता है जाकर alveoli के अंदर। The basic structural functional unit of our respiratory system, वहाँ पर जाकर fluid बनाएगा। fluid के बाद ये वहाँ पर pus create हो जाएगी। pus जैसे जैसे बनती चली जाएगी, alveoli fill up होते चले जाएंगे, surface area for gaseous exchange कम होता चला जाएगा, और इसकी वजह से कुछ symptoms सामने आएंगे। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स सामने आएंगे, व्हाट विल बी द सिम्टम्स, नाउ वी विल डिस्कस द फ्यू सिम्टम्स। नंबर 1, चूंकि इसके अंदर पस फिल हो रही है, तो पस फिल होने की वजह से देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि सांस सही तरह से आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गैशियस एक्सचेंज सही तरह से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन कम अंदर हमारे ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर एक्सहेल हो पा रही है। नंबर 1। नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज इन्फेक्शन, सो डियर स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन के अंदर एक चीज बहुत अहम होती है, दैट इज द फीवर। सो लेकिन यहां पर फीवर का एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या होगा? इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द फीलिंग ऑफ कोल्ड, which is followed by high fever. It is followed by high fever. बहुत तेज बुखार होगा, पहले ठंड लगेगी और उसके बाद बहुत तेज एकदम से बुखार हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टार्ट होंगी चिल्स या शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी नोट किया है कि ये हमें कपाहट क्यों होती है? वैसे आपने नोट किया होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हमें ठंड लगती है ना, तो तब हमारी बॉडी ऐसे वाइब्रेट करती है, हमारे मसल्स उस वक्त ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलो। ये जो शिवरिंग है, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बेसिकली होमोस्टेसिस, इन विच द बॉडी ट्राई टू थर्मोरेगुलेट द टेम्परेचर। मतलब कि ये थर्मो रेगुलेशन का एक अमल है। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर
नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त हमारी बॉडी इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है ताकि जब मसल्स वाइब्रेट करेंगे उनमें से हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट वेरी हीट विल बी यूज्ड टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सो इट इज़ अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. ये जो शिवरिंग प्रोड्यूस हो रही है ये एक्चुअली कोल्ड के रिस्पॉन्स में हो रही है. क्लियर? नंबर 4, another important symptom, that is fatigue. थकावट. क्यों? क्योंकि सांस सही तरह से नहीं आ रहा, सांस फूलना शुरू हो जाता है. थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, भागने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कोई वजनी काम करने की कोशिश करेंगे तो सांस फूल जाएगा. सो फैटिग, another symptom. There is another very important symptom, that is the color of skin changes from normal to dusky or पर्पलिश. नॉर्मल जो हमारे स्किन का कलर होता है, जो जैसा भी हमारा कंप्लेक्शन हुआ, उस एतबार से डियर स्टूडेंट्स द स्किन कलर इज चेंज्ड. कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स डस्की. डस्की का मतलब थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा. डार्क क्यों होना शुरू हो जाएगा? बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि ऑक्सीजन सही तरह से टिश्यूज में आ नहीं रही. या फिर इट बिकम्स पर्पलिश. पर्पल कलर इसलिए हो जाता, हम कहते हैं ना नीला हो गया, नीला हो जाना. तो जब भी कभी टिश्यूज के अंदर होगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, whenever there is the deficiency of oxygen in the tissues or cells, this condition is called as hypoxia. Hypo का मतलब होता है low and oxia is for oxygen. So whenever the cells or tissues and organs they suffer from low concentration or low supply of oxygen, so वहाँ पर जो स्किन का जो कलर है it becomes purplish. इसको हम साइनोसिस भी कह सकते हैं. इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है, दैट इज सायानोसिस. सायन कलर, ब्लूइश ग्रीन यानी कि पर्पलिश शेड आना शुरू हो जाएंगे. ये इस चीज़ की निशानी है. दिस इज ड्यू टू द पुअर सर्कुलेशन टू स्किन. यानी स्किन की तरफ जो ब्लड की जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो सही तरह से नहीं हो रही. वो सही अमाउंट में ना ऑक्सीजन लेके आ रही है और ना सही अमाउंट से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर पा रही है. और उन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है कि जो गैशियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है, बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ द एल्वोलाई विद पस और द फ्लूइड, इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम रिगार्डिंग निमोनिया, that is कफ. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कफ है वो ड्राई कफ नहीं है जैसे कि ब्रोंकाइटिस में हुआ था. ये जो कफ होती है दैट इज फ्लैग्मेटिक, जैसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ. प्रोडक्टिव कफ और ड्राई कफ में फ़र्क. ड्राई कफ तो ये कम सादा हम खांसी करें लेकिन उससे हम कोई चीज़ गले से बाहर ना निकाल पाएं, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई कफ. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें खांसी के साथ साथ में बलगम आए, सो स्पूटम आए जिसको हम कहते हैं, दैट इज स्पूटम. सो दैट काइंड ऑफ कफ इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव कफ. सो डियर स्टूडेंट्स, these were some important symptoms regarding this disease pneumonia. Another important thing, that before the discovery of antibiotics, about 1/3 of pneumonia patients died. मीन्स कि हर 100 में से वो
पेशेंट्स जिनको निमोनिया है, लेट्स सपोज देयर आर 100 पेशेंट्स ऑफ निमोनिया, तो उनमें से 1/3 हिस्सा वो उनकी डेथ हो जाती थी। कब? जब तक एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले की बात हो रही है, यानी इट इज़ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। लेकिन एज यू नो, आजकल इतना एडवांस दौर है, तो एंटीबायोटिक्स हर तरह की अवेलेबल हैं, तो अब ये जो सा निमोनिया की वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, अनदर important thing regarding this topic is the vaccine is also available for Streptococcus pneumoniae। अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात करें, सो इस चूँकि मेजर कॉजेटिव एजेंट ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है निमोनिया के लिए, सो डियर स्टूडेंट्स, इसके खिलाफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन बन चुकी है। और होपफुली यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म वैक्सीन। सो वैक्सीन ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिसके अंदर डेड पैथोजेंस या वीकेंड पैथोजेंस हों, और जब उसको हमारी बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया जाए, हमारी बॉडी के अंदर उसको दाखिल किया जाए ऐसे मटेरियल को, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करें और हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएं। सो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं वैक्सीन। तो ये वैक्सीन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमेशा बीमारी से बचने के लिए होती है। बीमारी हो गई तो उसके बाद वैक्सीनेशन आम तौर पर नहीं करवाई जाती। दिस इज़ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। वैक्सीन इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर। जिस तरह से बच्चों के अंदर भी वैक्सीनेशन होती है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनको मखसूस उम्र के हिस्सों के अंदर वीक्स के अतबार से, मंथ्स के अतबार से, ईयर्स के अतबार से उनको हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली द वैक्सीनेशन, दैट इज़ द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इफ़ अनफॉर्चुनेटली इफ़ एनी पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज़ दैट इज़ निमोनिया, सो इसके लिए फिर द नेक्स्ट चॉइस इज़ इट्स ट्रीटमेंट। बट रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस ट्रीटमेंट की बात करेंगे उस निमोनिया की जो कि हो रहा है ड्यू टू दिस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसकी वजह से जो निमोनिया हो रहा है हम उसके ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि वायरल निमोनिया या जो फंगल निमोनिया है उसकी बात हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं अगेंस्ट दिस बैक्टीरियम दैट आर द एंटीबायोटिक्स। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है, दीज आर द केमिकल्स विच किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसी अद्वियात होती हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जब हम इसको खाते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया या डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं या जो जर्म्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हों, उनको या तो जान से मार देती हैं, दे यूज़ टू किल दैम, या फिर उनकी ग्रोथ के अमल को यानी उनके बढ़ने के अमल को वो रोक देती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक इतनी डेंजरस डिजीज़ के हवाले से बात की। आज भी इस डिज़ीज़ से अमवात हो जाती हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये जल्दी डायग्नोस ना हो सके और वहाँ पर सही मुकम्मल इलाज उसको मरीज़ को ना दिया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने निमोनिया के हवाले से उसके जितने भी पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हैं उसको डिस्कस किया, उसके सिम्टम्स को, उसके कॉजेज़ को, और एट द एंड उसकी वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के हवाले से भी हमने बात की। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।